हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजीव कुमार। आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज मैं फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे, ये लेक्चर देखने के बाद आपके सारे न्यूमेरिकल धीरे धीरे करके सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब कोई भी चार्ज रेस्ट पे है, उसके बारे में हम स्टडी करें कि उस चार्ज की वजह से क्या क्या होता है, ओके। तो वहां पे बात आती है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हमें स्टडी करना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ना कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो चार्ज है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ओके। इसकी वजह से क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, सारी चीजें देखने को मिलती है इसकी वजह से, ओके। हम अलग अलग चीजों की स्टडी करेंगे। कैसे, सबसे पहले देखेंगे चार्ज को रेस्ट पे रख के, फिर चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा के, फिर चार्ज को वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करा के देखेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहले कंडीशन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इस पर ध्यान देना। अगर सबसे पहले देखो, चार्ज अगर रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आगे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी इतना जान लो कि जो चार्ज होता है, चार्ज की तरफ चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बताएंगे कि आखिर इन डिटेल बताएंगे आखिर क्या होता क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब बात आती है कि चार्ज जब मूव करेगा, जब कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा इसकी वजह से। जब कोई चार्ज मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। अच्छा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जाहिर सी बात है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मूविंग कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे आइएगा। अब ये क्या कह रहा है, चार्ज जो वेलोसिटी दे रखी है इसकी कांस्टेंट नहीं है। अब की बारी चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो है पर कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि चार्ज मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है, देखो जरा, इट इफ चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जो चार्ज होता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन, तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हम इन डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। आखिर ऐसा होता क्यों है, बस अभी आप जानते रहिए कि ऐसा होने पे ऐसा होता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है जब चार्ज का कुछ एक्सेलरेशन हो, ठीक है। अच्छा, जरा आगे आते हैं, आगे क्या दे रखा है देखते हैं। यहां पे दे रखा है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव का चार्ज और एक होता है नेगेटिव का चार्ज। अच्छा, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, अब इसके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, ओके। क्या न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। होता यूं है कि जो कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इसमें, ओके। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक ये बैलेंसी बनी रहेगी तब तक बॉडी क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। अगर आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, अगर आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो देखो, अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी।
इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और प्रोटॉन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज कैसे किया जाए, है। तो आप लोग, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि प्रोटॉन को निकाल दो। देखो, प्रोटॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मास होता है ना, जो मास होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। बहुत ही मैसिव टाइप का मटेरियल है प्रोटॉन जो है, इसका मास बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मास बहुत ही ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन को निकालना बहुत ही टफ है। अच्छा सर, तो कैसे हम नेगेटिवली चार्ज करें, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे करें? तो भैया आप ऐसा करो कि यहाँ पे अलग से कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो। कोई बॉडी पड़ी है, न्यूट्रल है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो क्या करोगे आप, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो आप। देखो, शुरू में न्यूट्रल था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है। शुरू में तो ज्यादा थे, इक्वल थे शुरू में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ज्यादा नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती जाएगी। अच्छा जी, हाँ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, क्या कह रहा है। सबसे पहले पॉइंट देखो क्या कह रखा है, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कब होता है कोई, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो यहाँ पे देखो, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है यहाँ पे, है ना। तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज, सॉरी, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब हुई, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डिफिशियंसी होगी, इसलिए बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब देखो क्या कह रहा है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। शुरू में क्या था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब क्या किया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग से डाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अलग से डाला, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से बॉडी कैसी हो जा रही है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आना, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है क्या होता है, कूलम, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम्स या स्टेट सी, या तो आप कह दो ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और फ्रैंकलिन, देखो फ्रैंकलिन को ही ईएसयू कहते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में दे देता है, ठीक है। फ्रैंकलिन को ही ईएसयू कहते हैं, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। अब बात आती है किस, सॉरी, देखो अब बात आती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, जरा देखना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फ्रैंकलिन, एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फैराडे। तो ये आप बात याद रखना कि सबसे जो छोटी यूनिट होती है क्या होती है चार्ज की, होती है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है फैराडे। इस बात को ध्यान से रखना, कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज 80। जरा देखते हैं कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देना जरा, इसको मैं साफ कर दूं। आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, करंट इनटू टाइम, I इक्वल टू Q/T। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही आप लोगों ने, है ना, क्लास 10th में। तो जरा बताना, यहाँ पे जो करंट होगा उसका डायमेंशन क्या होता है, A, ठीक है, यूनिट एम्पियर होती है, तो डायमेंशन को A से डिनोट करते हैं। और टाइम का क्या होता है, T से, तो AT हो गया। ओके, अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हम देखो एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ, चार्ज बेटा कोई स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, सबसे पहली बात है। क्या चार्ज की कोई डायरेक्शन होगी क्या, नहीं, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, अच्छा अगला पॉइंट देखो क्या कह रखा है कि लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपल इच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। ओके, जो लाइक पॉइंट चार्जेस होते हैं क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अनलाइक वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है, बताओ क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है, चलो देखते हैं। अच्छा
ये बात तो कंफर्म है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे कि प्लस प्लस का हो गया, प्लस प्लस का चार्ज हो गया, ये क्या करेगा भाई साहब, एक दूसरे को रिपल करेगा। माइनस माइनस का चार्ज हो गया, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। पर कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, ध्यान से देखना, कोई बॉडी ऐसे पड़ी हुई है, मान लो सपोज दैट, ओके, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस के चार्ज है, और इस बॉडी पे भी क्या है, प्लस प्लस के चार्ज है। तो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, है ना। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, तो जरा देखना, प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस वाला थोड़ा दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हल्का हल्का नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैसे आया, बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ध्यान देना इस पॉइंट पे कि लाइक चार्जेस वाली बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, किसकी वजह से, बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। चलो देखते हैं अब आगे आगे क्या क्या रखा है। तो अच्छा, क्या पूछा जाए अगर कोई, तो ऐसे कहना कि लाइक चार्जेस जो होते हैं सर, रिपल तो करते हैं, इट मे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखो क्या आया, अगला पॉइंट देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इफ ए चार्ज बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर बॉडी, देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। अच्छा जी, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, इन्होंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है चार्ज को ट्रांसफर यार। ठीक है, जैसे कि किसी बॉडी पे चार्ज है प्लस का, ठीक है, इसको हम किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी मान लो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे एक और प्लस का चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस हिसाब से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना इस बॉडी से, है ना, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल भी होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप बचपन में करते नहीं थे कि पेन को अपने बालों में रगड़ा और कोई कागज का टुकड़ा हो गया, अट्रैक्ट हो गया, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, पेन में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है आपके बालों से, ऐसे सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, अभी आप जरा देखते रहिए। हाँ, अगला पॉइंट क्या रखा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाहते हैं कि भैया जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। क्या मतलब हुआ, देखो, जैसे कि कोई भी चार्ज हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही हो गया, सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका भाई कुछ ना कुछ मास तो होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। अगर मास ही जीरो है तो चार्ज कोई वजूद ही नहीं रहा भाई, चार्ज ही नहीं है, तो मास जीरो तो कोई चार्ज ही नहीं हो गया। बट किसी बॉडी के कुछ मास है, जरूरी थोड़ी ना कि चार्ज हो। देखो न्यूट्रल बॉडी हो गई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर प्रोटॉन हो गए, ओवरऑल बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पे। ठीक है, बात समझे। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं हम। देखो क्या क्या रखा है, when a body is given a positive charge, its mass decreases, and when a body is given a negative charge, its mass increases। वाह वाह वाह, क्या बात कर रखा है भैया, देखो देखते हैं क्या कह रखा है। देखिए, इन्होंने कहा है सर जी कोई बॉडी है अगर, ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, इसका मास बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, हम मानते हैं बहुत कम होता है भैया, आप कहोगे भैया सर जी बहुत कम मास होता है, पर कुछ ना कुछ तो होता है मास।
इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी में दोगे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये बॉडी, है ना। बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी अगर शुरू में न्यूट्रल थी। तो इस बॉडी का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास बढ़ जाएगा ना भाई, थोड़ा सा बढ़ा, बिल्कुल कम सा बढ़ा, पर कुछ तो बढ़ा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है अपना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है लगभग कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg अप्रॉक्स, इतना होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। यही मास हम बार बार इसको देते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में इतना इतने इतना इतना, है ना। मान लो कि भाई साहब आपने 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मास तो बढ़ ही जाएगा इस बॉडी का। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है, मास इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या रखा है, व्हेन ए बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स मास इंक्रीजेस, इस बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा पहले कंपैरिजन में। और जब पॉजिटिवली चार्ज दिया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज किसी बॉडी पे कब आती है, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो। देखो कोई बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज कब आएगा भैया, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, है ना। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ मास आप निकाल दे रहे हो, 9.1 10⁻31 kg आप निकाल दे रहे हो, तो इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा। हम मानते हैं आपकी बात से एग्री है कि मास सर बहुत ही कम है 9.1 10⁻31 kg, पर कुछ तो है, ठीक है। कुछ मास क्या कर दिया आपने, यहाँ से निकाल दिया, ओके। तो इसके क्या हो जाएगा, मास थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। हाँ भैया सीधी सी बात है, चार्ज क्या होगा, एडिटिव होगा, बात समझ में ही आ ही रहा है ना। कितना आपने चार्ज दिया एडिटिव होगा, ठीक है। देखो किस हिसाब से, इफ ए सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस q1 q2 माइनस q3 डैश 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 कहाँ तक qn तक, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग द अलजेब्रिकली विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। देखो क्या कहना चाहता है, इन्होंने ये कहा है कि सपोज दैट कोई सिस्टम है, उस पे चार्ज है q1 q2 q3 कहां तक, qn तक। मान लो एक चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो जो सिस्टम का नेट चार्ज होगा, जो सिस्टम का नेट चार्ज होगा क्या होगा, q नेट सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे विद साइन, है ना। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, साइन के साथ ऐड कर देंगे, जैसे कि हो जाएगा q1 प्लस q2 माइनस q3 कहां तक भैया, qn तक, समझ रहे हो, यहां तक ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपली हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं कि टोटल सिस्टम में कितना चार्ज है। बात समझ पा रहे हो, किसी भी बॉडी में चार्ज दिया गया है, कुछ भी दिया हुआ, हम क्या कर देंगे, विद साइन सिंपली ऐड करके बता देंगे भाई साहब इतना चार्ज है इसके ऊपर, बस ओवरऑल, ठीक है, इतना ही काम करना है आपको। अच्छा फिर देखो क्या कह रखा है इन्होंने, चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट, ओके, वेयर इज मास इज वेरिएंट, ओके, मास इज वेरिएंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात तो सही है, चार्ज क्या, जैसे कि तुम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या। मेरा कहने का मतलब है आप किसी बस में बैठो मान लो, ठीक है, बस में बैठो, उसमें कोई बॉडी है जिसपे चार्ज है 2 कूलम का, और कोई बंदा बाहर से देख रहा है बस से, तो उसको अलग दिखाई देगा क्या, चार्ज 5 कूलम हो जाएगा या घट के 1 कूलम हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। चार्ज जितना था भाई बॉडी पे उतना ही बना रहेगा, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, अच्छा मास की बात करें यहाँ पे, देखो इन्होंने क्या कहा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी बढ़ाएं, है ना, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो अपना मास भी बढ़ता है। किसी बॉडी की अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं तो उसका कुछ ना कुछ मास बढ़ता है, कुछ ना कुछ मास बढ़ता है, ठीक है। जबकि चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं। देखो पहले यहाँ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपने क्या किया, वेलोसिटी को बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब कि u बाई सी का रेशियो भी बढ़ेगा। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है आपका। अच्छा जी, फिर जरा बताना क्या होगा यहाँ पे, सी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो u बढ़ाने पे u बाई सी का रेशियो भी बढ़ेगा, u बढ़ाने पे u बाई सी का रेशियो भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है,
अच्छा, मतलब कि इसके स्क्वायर का रेशियो भी बढ़ेगा। अगर इसके स्क्वायर का रेशियो कर दिया ये भी बढ़ेगा भाई साहब। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो वन माइनस समथिंग, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो वन माइनस समथिंग क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। वन माइनस समथिंग क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो मास क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या बात समझ में आया। अगर हम बॉडी को मूव कराते हैं तो उसका मास गेन करता है, इस बात को ध्यान समझ लो, ठीक है। आप कहोगे सर हम दौड़ते हैं तो क्या हमारा मास बढ़ जाता है क्या जब हम मूविंग कंडीशन में है। देखो बात है कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके कंपैरिजन में, इसके स्क्वायर के कंपैरिजन में आपकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होगी ना सी की वैल्यू यार। यहाँ तो हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो बहुत ही ज्यादा होगी, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसका स्क्वायर तो इसके स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में लगभग होगा, तो वहां पे बात कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बात कर रहे हो, अगर आप अपनी बात कर रहे हो, अगर आप दौड़ोगे तो आपकी वेलोसिटी का अगर स्क्वायर कर दिया जाए और नीचे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग नेग्लिजिबल आएगी, ठीक है। आप कितने से दौड़ सकते हो जी, ज्यादा वेलोसिटी थोड़ी नहीं दौड़ पाओगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। ये ओवरऑल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ m = m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो m किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे m0 के इक्वल हो जाएगा, जो आपका मास होगा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आते हैं हम सब। चलो इनको साफ करता हूं मैं। अगला पॉइंट समझो क्या कह रखा है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कहने क्या हो गया, इसका मतलब कांस्टेंट है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, मतलब जितना चार्ज शुरू में था कुछ टाइम बाद भी देखेंगे हम उतना ही चार्ज होगा, यही तो मतलब हुआ इसका कि चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई साहब। आप चाहे उसको उसको मूव करा लो चाहे जो करा लो, है ना, उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जरा देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को स्पष्ट करते हैं हम सब। इनका कहने का मतलब है कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब कोई अकेला सिस्टम, अकेला, ठीक है, कोई अकेला सिस्टम है। अब इसके अंदर सपोज दैट कुछ चार्जेस थे शुरू में, यहाँ मान लो 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पे मान लो -3 कूलम का चार्ज, यहाँ पे मान लो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 5 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज, ठीक है। आपने इस आइसोलेटेड सिस्टम को क्या किया, थोड़ा सा शेक किया, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम को क्या किया, थोड़ा सा शेक किया। शेक करने के बाद मान लो सपोज दैट कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ओके। ऐसे पूछेगा मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे चार्ज हो गया 3 कूलम, यहाँ पे चार्ज हो गया -2 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली चार्ज बताना है आपको क्यू, कि यहाँ पे चार्ज कितना होगा आफ्टर शेकिंग। आपने शेक किया, शेक करने के बाद कहेगा कि भाई साहब कुछ ऐसी कंडीशन आई तो बताओ इस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना चार्ज शुरू में था आप शेक करोगे, ठीक है, बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो जरा ध्यान से देखो क्या होगा, शुरू में चार्ज क्या होगा, देखो एडिटिव होता है आपको पता ही है, तो विद साइन के साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम इक्वल्स टू 3 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस क्यू। अच्छा क्या होगा जरा, 2 + 5 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू। जरा बताना क्या हो जाएगा, 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक और माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा ये बताओ, 3, ठीक है, कितना बचा, 3 कूलम बचा। तो फाइनली इस पॉइंट पे चार्ज कितना आ गया, यहाँ पे 3 कूलम। क्या बात समझ में आया, इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा आप कर लोगे। आप जानते रहो कि चार्ज कैसा होता है,
कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, जितना चार्ज शुरू में था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो जरा क्या क्या रखा है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके, चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब गिना जा सकता है। बात तो सही है भाई साहब। किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पे। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना चार्ज आ गया, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना चार्ज आ गया, तीन इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतना चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतना चार्ज आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन को उसमें पुटअप करने से तो उस पर चार्ज आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने डाले, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाले। ठीक है, तो चार्ज कैसा होगा? ओवरऑल क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, कि देखो यही तो बात हुई कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने डाले, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। तो जो ओवरऑल चार्ज होता है, जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप किया, कितने नंबर ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का फार्मूला आता है, जहां पे n होता है इंटीजर। n की वैल्यू क्या होती है? इंटीजर होती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस पे डिपेंडेंट। ठीक है, इस पे डिपेंडेंट क्या है? कुछ न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, ये प्लस माइनस का क्या लोचा है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की आ जाए, डिफिशियंसी आ जाए, जैसे कि अब देखो यहां पे आपको बताया था ना मैंने, हाँ ये देखो लिखा है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए तो कैसा आ जाएगा वहां पे? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तब क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाए तो प्लस ले लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस आ जाए तो क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और n क्या होता है आपका? इंटीजर होता है। बात सही है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाले, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, वही तो होगा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। ये फार्मूला तभी वैलिड रहेगा जब n की वैल्यू क्या हो? यहाँ पे इंटीजर हो। अच्छा जी, चलो देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं इन्होंने। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। इन्होंने क्या रखा है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रीफाइड बाय 6.4 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखो जरा, किसी भी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ओके, फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रीफाइड बाय 6.4 कूलम। तो मतलब कहने की इनका यही है कि कोई बॉडी भाई साहब आपकी, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन निकाले, पता नहीं कितने निकालते, देखते हैं तो उस पर चार्ज कितना हो जा रही है? फाइनली चार्ज कितना हो जा रही है? Q इक्वल्स टू 6.4 कूलम। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? N इंटू ई, N इंटू ई। भाई इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस आएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 6.4 N। और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, आपको पता है। जरा इसको डिवाइड करो तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इधर माइनस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई साहब, 19। अब जरा बताओ क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 16 4 जा 64, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 4 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई साहब 6.4 कूलम का चार्ज लाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको? 4 इंटू 10 टू पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बॉडी से निकालने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे देखना क्या क्या रखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज और नॉट पॉसिबल? कौन सा चार्ज क्या है? पॉसिबल नहीं है। कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकते? ठीक है, उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि n की वैल्यू चेक कर लेते हैं, भाई इंटीजर है कि नहीं है, वहीं से काम खत्म हो जाएगा अपना। तो जरा देखो, यहाँ पे पहला चार्ज इन्होंने दे रखा है 48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो आपको पता है Q इक्वल्स टू एन ई से, देखिए जरा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19।
देखो 10 टू पावर माइनस 19 से 10 टू पावर माइनस 19 खत्म, तो n की वैल्यू क्या आ गई 48 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। अब 16 त्रिज्या क्या होगा आपका 48, तो यहाँ पे क्या आ गया 30। तो n की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पे इंटीजर आ रही है, n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो ये क्या होगा, ये चार्ज पॉसिबल है ना, ये चार्ज क्या है आपका पॉसिबल है। यस, अच्छा अब जरा इसकी बात करते हैं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, कंपेयर करेंगे एन ई से, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जरा ले आओ इसको इधर डिवाइड करो, क्या होगा, एन इक्वल्स टू हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, पावर इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 19। क्या हो गया, ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये क्या आ गया एन इक्वल टू 0.2। तो भैया ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर क्या है फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज वही पॉसिबल होंगे जिसमें क्या है एन की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आए। ठीक है, तो ही हम लेक्चर को समाप्त करते हैं, आगे हम आपसे मिलेंगे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक और न्यूमेरिकल लेके।